नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पंडित आपका अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। यहां हम आपको हर बार एक नई क्राइम स्टोरी सुनाते हैं। अगर आप भी मेरी तरह क्राइम स्टोरी में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश की है। दोस्तों, राजेश नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र लगभग 45 साल के करीब थी। वह गांव का जमींदार होता है और उसकी गांव में काफ़ी चर्चा और रुतबा भी होता है। राजेश किसी तरीके से अपने ही सगे बेटे की नई नवेली दुल्हन को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है और मौका देखकर उसके साथ गलत काम करने लगता है। वह इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि वह अपनी बहू की हालत खराब कर देता है। उसकी बहू भी अपने ससुर का भरपूर साथ दे रही थी और चरम सुख का आनंद ले रही थी। उसे वह चरम सुख मिल रहा था जो उसके पति से पहले कभी नहीं मिला था। इन दोनों का यह हवस का खेल लगभग 2 से 3 महीने तक चलता है, लेकिन 2 से 3 महीने के बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की है। लखनऊ शहर के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार होता है। परिवार के मुखिया का नाम राजेश है। इसकी उम्र लगभग 45 साल के करीब होती है। यह हट्टा खट्टा पहलवान जैसा आदमी होता है और गांव का जमींदार भी होता है। गांव में इसका काफ़ी रुतबा और नाम था, इसलिए गांव के लोग इसको काफ़ी इज्जत देते थे और अपनी समस्याओं को लेकर इसके पास भी आया करते थे। इसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी होती है, काफ़ी ज़मीन जायदाद होती है और काफ़ी सारे नौकर चाकर इसके घर पर काम किया करते थे। इसकी पत्नी का 3 साल पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। राजेश का इकलौता बेटा अमित, जिसकी उम्र करीब 28 साल होती है। अमित ने अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली थी और एक कंपनी में वह मैनेजर का काम किया करता था। अमित 28 साल का जवान हो चुका था, इसलिए उसके पिता को उसकी शादी की चिंता सता रही थी। वह सोच रहे थे कि जितना जल्दी हो सके अपने बेटे की शादी कर दें। इसलिए उन्होंने अपने कई दोस्तों और रिश्तेदारों से कहा था कि वह अपने बेटे अमित की शादी करना चाहते हैं। कोई अच्छी सी लड़की हो तो बताओ। इस तरीके से 2 महीने का समय गुजर जाता है। अब 3 महीने के बाद एक रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम प्रिया होता है। उसकी उम्र लगभग 23 साल के करीब होती है। प्रिया देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती पर हर कोई फिदा था, लेकिन प्रिया किसी को भी भाव नहीं दिया करती थी। अब राजेश अपने बेटे को लेकर प्रिया को देखने के लिए उसके घर पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब प्रिया राजेश के सामने आती है तो राजेश जब प्रिया को देखता है तो एक ही नज़र में उसे पसंद कर लेता है और प्रिया के माता पिता से कहता है, तुम्हारी बेटी हमें पसंद है। अब राजेश अपनी जेब से 1000 रुपये निकालता है और प्रिया के हाथ में रख देता है और उससे कहता है, आज से तुम हमारी बहू हो। अब इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और लगभग इस तरीके से 2 महीने का समय गुजर जाता है। 2 महीने के बाद वह दिन आ जाता है जब अमित दूल्हा बनता है और बारात लेकर प्रिया के घर पर पहुंच जाता है। फिर अमित और प्रिया की शादी होती है और अमित प्रिया को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर पर लेकर आ जाता है। अब प्रिया अपने कमरे में बैठी हुई अपने पति अमित के आने का इंतजार कर रही थी। रात के 12 बजे के करीब अमित अपनी पत्नी के कमरे में चला जाता है। वह जब उसका घूंघट उठाता है तो उसे देखते ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। अमित सोच रहा था कि आज तो ताबड़तोड़ तरीके से सुहाग रात मनाएंगे। पहले तो वह प्रिया के साथ बातचीत करता है, प्रिया से पूछताछ करता है और अपने बारे में बताता है। अब बातचीत में आधा घंटा का समय गुजर जाता है।
फिर यह दोनों एक दूसरे के साथ सुहागरात मनाने की तैयारी करने लगते हैं। फिर अमित जब प्रिया के साथ सुहागरात मनाता है तो 5 मिनट के अंदर ही वह डिस्चार्ज हो जाता है और सो जाता है। अब प्रिया सोच रही थी कि वह तो इस रात को एक यादगार रात बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे पति ने तो मेरा साथ ही नहीं दिया। वह यह भी सोच रही थी कि पहली रात है, इंसान के अंदर पहली रात में डर होता है, कहीं इसी वजह से तो 5 मिनट के अंदर डिस्चार्ज नहीं हो गया, जिस वजह से उसने मेरा साथ नहीं दिया। अब प्रिया इसी सोच विचार में सो जाती है और अगली रात के आने का इंतज़ार करने लगती है। फिर अगली रात जब आती है तो रात के 10 बजे के करीब प्रिया अपने कमरे में बैठी हुई अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। फिर 10 बजे के करीब अमित प्रिया के कमरे में जाता है और जाकर सोने लगता है। फिर प्रिया उससे कहती है, तुम सो रहे हो? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, मेरी ख्वाहिशों को पूरा करो। कल हमारी सुहागरात थी, मैं चाहती थी कि इस रात को हम एक यादगार रात बनाएंगे, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया और 5 मिनट के अंदर ही डिस्चार्ज होकर तुम सो गए। आखिर मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मेरी भी शारीरिक ज़रूरतें हैं, अगर तुम यह सब पूरी नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? फिर अमित उससे कहता है, मुझे नींद आ रही है, मैं थका हुआ हूँ, तुम भी सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ। अब प्रिया उसकी बात मान जाती है और वह भी सोने लगती है। दोस्तों, अमित रोज कोई न कोई बहाना बनाया करता था। वह प्रिया से कहता था, कभी मुझे नींद आ रही है, कभी मैं थका हुआ हूँ, कभी मेरी तबीयत खराब है। अब इस तरीके से 10 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन रात के 12 बजे के करीब प्रिया अमित से लड़ने लगती है, उसको तरह तरह की बातें सुनाती हैं और उससे कहती है, तुम नामर्द हो, तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मैं कहीं की नहीं रही हूँ। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे हो तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। अब यह सब बातें बाहर खड़ा हुआ राजेश सुन रहा था। अब प्रिया अपने पति को तरह तरह की बातें सुना रही थी, उसको डांट रही थी, उस पर गुस्सा कर रही थी। फिर अमित प्रिया से कहता है, मैं काफ़ी सारे हकीमों से दिखा चुका हूँ, बहुत सारी दवाइयाँ भी खाई हैं, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। फिर प्रिया उसको भला बुरा कहकर बाहर आ जाती है। फिर किचन में जाती है और एक सब्जी उठाती है और वहीं पर उससे वह करने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद किचन में उसका ससुर राजेश आ जाता है और अपनी बहू को यह सब करते हुए जब देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वह दंग रह जाता है। प्रिया भी जब अपने ससुर को देखती है तो अपने ससुर से शर्मा के वह भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह 10 बजे के करीब अमित अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। उसकी पत्नी उसे टिफ़िन देती है और वह अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। फिर प्रिया किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद राजेश आता है और एक जगह बैठ जाता है और अपने नौकर से कहता है, तुम मेरे सर की मालिश करो। फिर उसका नौकर उसके सर की मालिश करने लगता है। तभी राजेश अपने नौकर से प्रिया को सुना सुना कर तरह तरह की अश्लील बातें करने लगता है। वह अपने नौकर से कहता है, जब हम जवान थे हमारे अंदर बहुत ताकत थी, बहुत जोश था, जिसको भी हम एक बार जकड़ लेते थे तो उसे छोड़ते नहीं थे। जिसकी भी हमने ख्वाहिशें पूरी की वह बार बार अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आया करती थी। प्रिया जब अपने ससुर की इस तरह की बातें सुनती है तो वह हंसने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद राजेश अपने नौकर से कहता है, तुम थैला उठाओ और मार्केट चले जाओ और मार्केट से कुछ सब्जियां लेकर आओ। फिर उसका नौकर मार्केट चला जाता है। तभी थोड़ी देर के बाद राजेश अपनी बहू प्रिया से कहता है, बहू मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तुम मेरे सर की मालिश कर दो। फिर प्रिया अपने ससुर के पास आती है और तेल से अपने ससुर के सर की मालिश करने लगती है। राजेश को काफ़ी आनंद आ रहा था, उसे काफ़ी उत्तेजना हो रही थी। वह धीरे धीरे करके प्रिया के नज़दीक आ रहा था और प्रिया भी उसका कोई विरोध नहीं कर रही थी। अब राजेश की हिम्मत बढ़ चुकी थी
और एक ही झटके में वह अपनी बहू को अपने आगोश में ले लेता है, उसे बाहों में भर लेता है और उसे गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर चला जाता है। प्रिया तो चाहती थी कि उसका ससुर उसके साथ कुछ करे, इसलिए प्रिया कोई विरोध नहीं कर रही थी। अब बेडरूम में जाकर इन दोनों का हवस का खेल चालू हो जाता है। अब इस तरीके से जब 1 घंटे गुजर जाते हैं तो फिर यह दोनों अलग हो जाते हैं। अब इन दोनों को जब भी मौका मिलता था यह एक दूसरे के साथ इसी तरीके से गलत काम किया करते थे। अब प्रिया को अपने ससुर से संबंध बनाते बनाते लगभग 3 महीने का समय गुजर जाता है। 3 महीने के बाद एक दिन प्रिया की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी तबीयत इतनी खराब होती है कि उसे उल्टियाँ लगने लगती हैं और उल्टियाँ रुकने का नाम नहीं लेती हैं। तभी उसके पास उसका पति अमित आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। फिर प्रिया उससे कहती है मेरी तबीयत खराब है और मुझे दवाई की ज़रूरत है। तभी अमित पास के एक हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ से एक लेडी डॉक्टर को बुलाकर घर ले आता है। वह लेडी डॉक्टर जब प्रिया का चेकअप करती है और अमित से कहती है तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, तुम बाप बनने वाले हो। जब अमित उस लेडी डॉक्टर की बात सुनता है तो दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं और वह सोचने लगता है कि मैं तो अपनी पत्नी के साथ कुछ किया ही नहीं, तो वह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अब अमित को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तुम किसके साथ मुंह काला किए हो, तुम्हारे पेट में किसका बच्चा पल रहा है। अब वह अपनी पत्नी को भला बुरा कहने लगता है और तरह तरह की बातें सुनाने लगता है और जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तभी राजेश अपने बेटे से कहता है कि तुम जानना चाहते हो कि इसके पेट में किसका बच्चा पल रहा है, तो मैं तुमको बताता हूँ। फिर राजेश उससे कहता है कि तुम्हारी पत्नी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वह मेरा है। अमित अपने पिता की अब बात सुनता है तो दंग रह जाता है और अपने पिता से कहता है मेरी पत्नी ने तो मुझे धोखा दिया ही है और साथ में तुमने भी मुझे धोखा दिया है। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं और पुलिस में जाकर रिपोर्ट कर दूंगा। फिर यह दोनों डर जाते हैं और अमित को समझाने लगते हैं, उससे माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन अमित नहीं मानता और पुलिस को फ़ोन कर देता है। कुछ देर के बाद पुलिस इनके घर पर आ जाती है। फिर पुलिस अमित से कहती है मामला क्या है, बात क्या है। फिर अमित सारी बातें पुलिस को बताने लगता है और कहता है कि इस तरह का मामला है, मेरी पीठ पीछे इन दोनों ने हवस का गंदा खेल खेला है, मुझे धोखा दिया है, जिसका नतीजा मेरी पत्नी के पेट में बच्चा पल रहा है। फिर पुलिस इन दोनों को थाने लेकर पहुंच जाती है। अब पुलिस प्रिया से पूछताछ करती है और कहती है कि क्या तुमने अपनी मर्जी से यह सब किया है या तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती हुई है। फिर प्रिया पुलिस से कहती है यह सब मेरी मर्जी से हुआ है। अब पुलिस कर भी क्या सकती थी जब इन दोनों ने अपनी मर्जी से सब किया है। उसके बाद इन दोनों को रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इस स्टोरी को लाइक करते हुए शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।